हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बिंदु एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और हम यहाँ पे कर रहे हैं जनरल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू पीवाईक्यू जो कि बिहार दरोगा में अब तक पूछे गए हैं। हमारा उद्देश्य है कि 2008 से लेकर के 2023 के बीच में, चाहे मद्य निषेध दरोगा हो या सामान्य दरोगा हो, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कवर करना, ताकि आपकी तैयारी में और चार चांद लग सके, आपको ये पता चल सके कि जो भी कमियां रह गई हैं, जनवरी में एग्जाम होने की संभावना है, तो जो भी कमियां रह गई हैं आप उनको बड़े आराम से सुधार सकें। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस सीरीज को यहाँ पे प्रारंभ किया है, ताकि आप इसमें और जो कुछ भी अपडेट करना चाहते हो अपनी तैयारी में वो कर पाएं, साथ ही यदि पीवाईक्यू रिपीट हो वो आराम से कर पाएं, प्लस यदि आपको कुछ भी ऐसे पॉइंट होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको निकाल करके यहां से भी कई सारे ऐसे पॉइंट आप निकाल पाएं जो आपको डायरेक्ट तैयारी में काम आ सकेंगे। पहला प्रश्न हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी हम देखेंगे क्यों। ये कह रहा है प्रकाश में तरंग का गुण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल गलत है। माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश को नहीं। अब यहां पे हम देखेंगे, प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों के गुण नहीं पाए जाते हैं। यहां पे आपको इस शब्द पे ध्यान देना है। असल में जो आधुनिक सिद्धांत है प्रकाश का, उसमें प्रकाश और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तीन सेंटेंस गलत हो गए तो जो बचा हुआ सेंटेंस है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखें कि अगर हम तरंगों की बात करें तो तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें और दूसरा प्रकार होता है अयांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगों की अगर हम बात करें तो इनको गमन करने के लिए माध्यम आवश्यक होता है, माध्यम आवश्यक होता है। और यदि हम अयांत्रिक तरंगों की बात करें तो इनको गमन करने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो ध्वनि तरंगें और जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो इसके उदाहरण में आती हैं, भूकंपीय तरंग। और यदि हम अयांत्रिक तरंगों की बात करें तो अयांत्रिक तरंगों के उदाहरण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें आती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक प्रकार है प्रकाश। अर्थात प्रकाश ऐसी तरंग है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश की अगर हम बात करें तो जैसे हमें यहां से पता चल रहा है कि प्रकाश में तरंग का गुण होता है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, प्रकाश में कण का गुण भी होता है। क्योंकि प्रकाश किससे बना होता है, तो प्रकाश बना होता है फोटोन से। फोटोन एक क्या है, कण है। लेकिन जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश क्या करता है, तरंग गुण को भी शो करता है, तो प्रकाश क्या हो गया, तरंग हो गया। अब हम कैसे माने कि प्रकाश तरंग है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया एक यंग नाम के साइंटिस्ट ने। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसको कहा जाता है। यंग ने ये प्रूव करके दिखाया कि प्रकाश तरंग होता है। ये फोटोन जो शब्द प्रयोग हुआ है ये आइंस्टीन ने किया है, और आइंस्टीन ने यह बताया कि प्रकाश में कण का गुण भी पाया जाता है। तो प्रकाश एक ही समय पे कण भी होता है, प्रकाश उसी समय पे तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। देखो, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है, ये हमारा दायां हाथ हो गया। इसको आप ऐसे करके फैला लीजिए, मतलब अंगूठे के बीच में, आगे वाली उंगली के बीच में, और बाकी ये जो तीन उंगलियां हैं इनके बीच में सब में 90-90 का एंगल होना चाहिए, 90 का कोण सबके बीच में होना चाहिए। अब ये आप जैसे घर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे नॉर्मली तो क्या होता है भाई, घर में फादर की चलती है तो फादर सबसे ऊपर, तो ये हो गया फादर। फादर मतलब एफ, फोर्स। ये घर में फिर दूसरे नंबर पे किसका आता है, मदर का नंबर आता है। ठीक है, मदर मतलब एम, एम से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और फिर ये जो तीसरी ये साइड की जो उंगलियां हैं, ये फिर घर में किसका इंपॉर्टेंस होता है, तो बच्चों का इंपॉर्टेंस होता है। बच्चे मतलब चाइल्ड, तो इधर चाइल्ड सी, सी से करंट भी होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यहां पे कि प्रेरित धारा ज्ञात करी जा सकती है, तो बिल्कुल करी जा सकती है।
ये कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के मध्यमा उंगली से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। मध्यमा उंगली कहते हैं इस वाली उंगली को, हमने अभी कहा था फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, इसका मतलब यहां पे हुआ फोर्स, यहां पे हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो तर्जनी उंगली है, ये वाली उंगली है, इससे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात किया जाता है। और यहां पे हमसे क्या कह रहा है, यहां पे हमसे कह रहा है मध्यमा, मतलब ये जो तीन उंगली हमने एक साथ ले रखी, बीच वाली इस उंगली को हम क्या कहते हैं, कहते हैं हम इसको मध्यमा उंगली। तो कह रहा है कि मध्यमा से किया जाता है कि नहीं, मध्यमा से नहीं किया जाता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा जो समान समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है, जबकि दिष्ट धारा के समय दिशा परिवर्तित नहीं होती है। दिष्ट धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, अर्थात ऐसी धारा जिसमें दिशा नहीं बदलती है, जिसका मान लगातार क्या रहता है, निश्चित रहता है। ऐसी धारा को हम क्या कहेंगे, दिष्ट धारा कहेंगे। और ऐसी धारा जो मान को लगातार क्या करती हो, लगातार बदलती हो, ऐसी धारा को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एसी करंट, और इसको हम कहेंगे डीसी करंट। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल, प्रत्यावर्ती धारा में मान बदल जाता है और डिस्क धारा में नहीं बदलता है, तो ये बात भी सही है। अब ये कह रहे हैं कि भारत में बिजली की आवृत्ति हर 50 सेकंड में बदल जाती है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा आती है घरों में, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है क्या? तो बिल्कुल 50 हर्ट्ज होती है। कहीं कहीं आपको कुछ विशेष जगहों पे आपको 60 हर्ट्ज भी मिल जाएगा। आपने देखा होगा बल्बों के ऊपर भी ये आवृत्ति लिखी रहती है। सामान्य तौर से घरों में जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर होती है। 50 हर्ट्ज को आप 1/50 सेकंड भी लिख सकते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 220 के वोल्ट पर कौन सी धारा का घरों में सप्लाई होता है? तो एसी करंट का सप्लाई होता है। अर्थात ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, असत्य कथन का चयन करिए। असत्य बताना है आपको, असत्य बताना है। इसका मतलब अगर वो पूछता सत्य कथन का चयन करिए तो हमारा आंसर ये हो जाता। केवल असत्य पूछा है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखेंगे किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से आती श्वेत प्रकाश किरण स्रोत के बीच एक घूमती हुई चकती या डिस्क रख दी जाती है तो क्या होगा? कह रहे चकती पर प्रकाश का विक्षेपण हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा, और व्यतिकरण के कारण ये चकती चमकीली दिखाई देगी, या चकती प्रकाश के अपवर्तन के कारण धुंधली दिखाई देगी। अब यहाँ पे कई सारी चीज हैं। एक तो शब्द आता है विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, किसी सतह से टकराता है, किसी माध्यम से टकराता है, और अगर वो अपने रंगों में विभाजित हो जाए तो उसको हम कहते हैं विक्षेपण। प्रकाश का रंगों में विभाजित विभाजित होना। जैसे आप विविग्योर करके पढ़ते हैं ना, इंद्रधनुष जैसी आकृति बन जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विक्षेपण कहेंगे। विवर्तन की बात करें तो किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। व्यतिकरण का मतलब होता है प्रकाश का अध्यारोपण। प्रकाश का अध्यारोपण, और प्रकाश के अध्यारोपण का क्या प्रभाव पड़ेगा कि कहीं पे ज्यादा चमक दिखाई देगी और कहीं पे थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वैज्ञानिक का नाम लिया था, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो इसी व्यतिकरण से ही संबंधित है। अब आता है यहां पे अपवर्तन। प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने रास्ते से भटक जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश का माध्यम बदलने पर अपने रास्ते से भटक जाना क्या कहलाता है,
अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब देखिए जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब प्रकाश आ गया, इस तरीके से प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर हम मान लीजिए कोई नुकीली चीज रख दें, कोई डिस्क रख दें या कुछ भी रख देंगे, सपोज दैट हमने इस टाइप की कोई चीज रख दी या इस टाइप कुछ भी रख दिया हमने, तो वैसे केस में क्या होता है, नुकीली सतह से निकलता है जब प्रकाश, तो वो क्या हो जाता है, अब जैसे यहां से जो प्रकाश निकलेगा, यहां से जो प्रकाश, ये वाला प्रकाश है, बाकी सब तो सीधी रेखा में जाएंगे, ये भी सीधी रेखा में जाएगा, ये टकरा करके क्या हो जाएगा, परावर्तित होकर वापस लौट जाएगा या अवशोषित हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रकाश है इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर ये मुड़ जाएगा ऐसे ही। मान लीजिए इधर भी कॉर्नर होगा इसका, तो जो यहां से किरण आ रही होगी बिल्कुल किनारे से, ये वाली किरण ये भी इधर चली जाएगी। इसका मतलब डिस्क क्या हो जाएगी, थोड़ी सी धुंधली पड़ जाएगी। कुल मिलाकर के प्रकाश किनारों से टकराएगा। जैसे ये वाली डिस्क आपने रख दी तो प्रकाश यहां से निकलेगा तो ऐसे करके मुड़ जाएगा, और यहां से निकलेगा तो ऐसे करके मुड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। अर्थात चकती पर प्रकाश का क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा, चकती छोटी दिखाई देने लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप फिर भी कुछ कुछ बना दे रहे हैं। ये किस नियम के विरुद्ध है, नियत अनुपात का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात का नियम और संवेग अनुपात। अब देखिए होता क्या है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन। अब एक नियम है ऊर्जा संरक्षण, या फिर इसको ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण भी कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि E बराबर mc स्क्वायर भी है। ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, और फिर ना ही ऊर्जा को आप क्या कर सकते हैं, उत्पन्न भी नहीं कर सकते, उत्पन्न भी नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, मतलब कि इसको रूपांतरित कर सकते हैं। यही क्या है, यही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और हम ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन। अगर हमने बिल्कुल कोई एनर्जी हमारे पास नहीं है, कोई द्रव्यमान नहीं है, और हमने उसमें से कुछ बना दिया, कोई द्रव्यमान बना दिया, कोई चीज बना दी या ऊर्जा बना दी, तो वैसे केस में इस नियम का पालन नहीं होगा। ये फिजिक्स का मूलभूत नियम है। अर्थात इस नियम का अगर पालन नहीं होगा तो फिजिक्स के सारे सिद्धांत ही क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। अर्थात इसमें क्या होगा, द्रव्यमान ऊर्जा या ऊर्जा संरक्षण का नियम यहां पे फेल हो जाएगा। तो आप द्रव्यमान से ऊर्जा बना सकते हैं, ऊर्जा से द्रव्यमान बना सकते हैं, ये दोनों ही बात सही है। लेकिन अगर न तो आपके पास द्रव्यमान है न आपके पास ऊर्जा है, तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है। तो देखिए ये कह रहे हैं संपीड़ित वायु। अब संपीड़ित वायु में ऊर्जा कैसे होगी, जैसे आपने मान लीजिए एक सिलेंडर में आपने हवा को भर दिया, लगातार आप उसमें भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। अब अगर आप उस सिलेंडर को एकदम से खोल देंगे तो हवा तेजी के साथ बाहर निकलेगी। तेजी के साथ बाहर निकलेगी तो एक नियम है जिसको न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। गैस जब एक दिशा में निकलेंगी तो सिलेंडर दूसरी दिशा में भागेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि सिलेंडर की जब नोजल टूट जाता है तो वैसे केस में क्या होता है, तेजी से गैस बाहर निकलने लगती है तो सिलेंडर आगे की तरफ सरकने लग जाता है। तो क्या संपीड़ित हवा में ऊर्जा संग्रहित है? बिल्कुल। जो आपने उसमें जबरदस्ती हवा को भरा है वो असल में ऊर्जा के ही रूप में है, संपीड़ित है उसमें। स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग को आपने खींच दिया, अब कितनी भी टाइम, मान लीजिए आपने 1 महीने के लिए उसको खींच के छोड़ दिया, तब भी जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। या स्प्रिंग को आपने दबा दिया, संपीड़ित कर दिया, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या करती है, वापस से उस ऊर्जा को वापस करेगी। कुल मिलाकर के वो प्राकृतिक अवस्था में आ जाएगी, वो खुल जाएगी, फैल जाएगी फिर से। तो क्या स्प्रिंग में भी है? तो बिल्कुल। बैटरी, तो बैटरी में क्या किया जाता है, हम विद्युत का प्रवाह करते हैं वोल्टामीटर के अंदर या बैटरी के अंदर, और वैसे केस में क्या हो जाता है, इसको सेल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। केमिस्ट्री में इसी को वोल्टामीटर कह दिया जाता है जब इसको रासायनिक प्रक्रिया के लिए यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें यहां पे बैटरी की, तो बैटरी में क्या हो रहा है कि जब आपने विद्युत धारा का प्रवाह किया तो आयन एक
तरफ से दूसरी तरफ मूव करने लग जाते हैं। एक तरफ पॉजिटिव आयन जमा हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव आयन जमा हो जाते हैं। फिर जब आप बैटरी से किसी, जैसे बल्ब आपको जलाना है, जैसे ही आप कनेक्शन करेंगे तो ये आयन फिर से क्या करने लग जाते हैं, जुड़ करके फिर से न्यूट्रल होने लग जाते हैं। अर्थात इसमें भी आपने क्या कर दिया, आयनों को विखंडित करने में, आयनों को तोड़ने में, आयनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर कर दिया। तो क्या ऊर्जा संरक्षण के लिए या ऊर्जा संग्रहण के लिए इसका इस्तेमाल होता है? तो बिल्कुल। अब संधारित्र की बात करते हैं, कैपेसिटर की। आपने पंखे देखे होंगे, कोई भी मोटर देखी होगी, खासतौर से ऊपर घूमने वाला पंखा देखा होगा आपने, एक उसमें सेल जैसा लगा हुआ देखा होगा पीछे। वो उसका काम क्या है? तो असल में एसी करंट क्या है, धीरे धीरे ऊर्जा को सप्लाई करती है। और इसमें क्या होता है, एक बार वोल्टेज बढ़ता है, अपने मैक्सिमम तक जाता है, और दूसरी बार में वोल्टेज अपना कम होकर के फिर मिनिमम तक आता है, नेगेटिव में आ जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, अब पंखा ऐसे तो चल नहीं पाएगा, मोटर को शुरुआत में ज्यादा ताकत की जरूरत है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। अब ये हमने कैसे पता किया कि भाई मोटर को चलने के लिए स्टार्टिंग में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है? तो ये हमने पता किया घर्षण की वजह से। जब कोई वस्तु रुकी होती है तो उसमें स्थैतिक घर्षण होता है, और उस स्थैतिक घर्षण का मान ज्यादा होता है। वस्तु जब चलने लग जाती है तो उसमें गतिक घर्षण होता है, गतिक घर्षण का मान कम होता है। अर्थात किसी वस्तु को चलाने में, शुरुआत करने में हमको ज्यादा ताकत की जरूरत चाहिए, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत चाहिए। लेकिन जब वो वस्तु एक बार चल जाएगी तो उसके बाद थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता हमको लगातार उसको चलाए रखने के लिए पड़ेगी। इसका मतलब मोटर को चलाने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल संधारित्र में भी ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। तो ये चारों हैं। अब ऑप्शन देखिए, इसमें केवल डी, बी, सी, डी, या बी, सी, या ए, बी, सी और डी, इसमें चारों हैं, इसलिए ये चारों ही ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन हमारे यहां पे करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होती है। अब यहां पे कह रहे हैं उस पर बाहरी दबाव के बराबर, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, या उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, या उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट है एक यूनानी दार्शनिक का, जिसका नाम है आर्कमिडीज। आर्कमिडीज आर्किमिडीज ने क्या कहा कि भाई आप अगर हवा में किसी चीज को उठा रहे हो तो वो आपको ज्यादा भारी लगेगी, और उसी चीज को आप पानी में ले जाकर के उठाइए तो वो आपको हल्की लगेगी। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल के बताया कि जब आप किसी चीज को द्रव में डुबाते हैं, किसी तरल में डुबाते हैं, तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में कमी कितनी आएगी? तो उन्होंने बताया कि जितना ये वस्तु हटाएगी, जैसे अगर मान लीजिए आपने 1 लीटर की कोई चीज डुबाई है तो 1 लीटर पानी हटा देगी। तो जितना आपने द्रव हटाया है, उस द्रव के भार के बराबर कमी आ जाएगी। अर्थात द्रव के भार के बराबर कमी आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तैरने का सिद्धांत भी कहते हैं। तैरने का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर मान लीजिए जैसे वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर जो भार है वो W है, और जो पानी हटाया गया है उसका भार ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि पानी तो कोशिश करेगा, भाई आपने पानी को हटा दिया तो पानी अपनी पुरानी जगह पे आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब पानी इस वस्तु को यहां से बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश करेगा। मान लीजिए वो भार हो गया W डैश। तो तैरने के 3 नियम दिए उन्होंने। क्या नियम दिए? तो पहला नियम ये दिया कि देखो, अगर ऊपर की तरफ भार ज्यादा है, या ऊपर की तरफ उत्प्लावन, ये जो यहाँ पे बात हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल भी कहते हैं। तो अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है और वस्तु का भार कम है, तो भाई अगर ऊपर की तरफ ज्यादा ताकत लग रही है, नीचे की तरफ कम लग रही है, तो जाहिर सी बात है वस्तु क्या कर जाएगी? तैर जाएगी। तो वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। अब दूसरी कंडीशन में मान लीजिए ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है और नीचे की तरफ जो बल लग रहा है, या नीचे की तरफ जो भार है, अगर वो दोनों बराबर हो जाएं तो वस्तु डूबती हुई तैरती है, या इसको हम आंशिक रूप से तैरना भी कहते हैं। आंशिक तैरेगी। जहां छोड़ दोगे वहीं तैरती रहेगी, ना ये ऊपर आएगी ना ये नीचे जाएगी। तीसरा नियम इन्होंने दिया कि अगर देखो वस्तु का भार अगर ज्यादा हो गया, और जो ऊपर की तरफ बल लगा हुआ है उत्प्लावन बल, अगर वो कम रह गया, तो वैसे केस में वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। जैसे पत्थर वगैरह ये सब क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। तो इस तरीके से आर्किमिडीज साहब ने 3 नियम दिए, और ये उनका स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का क्या अर्थ है? यहां कह रहे हैं 72 मीटर पर सेकंड
36 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 72। किलोमीटर में होते हैं कितने? 1000 मीटर, और घंटे में होते हैं 60 मिनट, और हर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 गुणा 60 सेकंड। अब ये आगे हो जाएगा, ये बन जाएगा 72 इंटू 1000, और ये नीचे हो जाएंगे कितने? 3600। और ये कितना हो गया? मीटर पर सेकंड में हमको इसको बदलना है। अब काटेंगे आप तो ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 2 बार, 36 से 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना? और ये 2 का और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड। यदि आपको डायरेक्ट बदलना हो तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप 5/18 का गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। अगर आप याद रख सकते हैं तो ऐसे याद रख लीजिए, अदरवाइज इसको भी चेंज करने में कोई बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा, वजह कि सीधे सीधे ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 20 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो अगर हम यहां पे बात करें, हमसे कह रहा है आयतन, भार, द्रव्यमान और वेग। सबसे पहले इन सब चीजों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग देख ले। तो आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को आयतन कहते हैं, या क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई को आयतन कहा जाता है। भार का मतलब होता है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल भार कहलाता है, अर्थात पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वो गुरुत्व या भार या वेट कहलाता है। अब बात करते हैं वेग की। तो वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, या एकांक समय में तय विस्थापन को वेग या वेलोसिटी कहा जाता है। बात आती है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। अब ये कहा किसने? तो इसके लिए एक नियम है गैलीलियो का, गैलीलियो का जड़त्व का नियम। अब गैलीलियो अपने जड़त्व के नियम में क्या कहते हैं? तो गैलीलियो साहब ने यह बताया कि यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान कम है तो आप कम प्रयास के साथ भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, और यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा परिवर्तन के लिए। अब यहाँ पे परिवर्तन को समझ लेते हैं क्या है। इन्होंने ये कहा कि यदि वस्तु का जड़त्व ज्यादा है तो वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको एक खिलौना में धक्का मारना है तो उसका द्रव्यमान कम है, उसका जड़त्व कम है, इसलिए आप बड़े आराम से धक्का मार पा रहे हैं। उसमें आपने बड़े आराम से परिवर्तन कर दिया, खिलौना रुका हुआ था, आपने धक्का मारा तो वो चलने लग गया। और यदि यही काम आपको एक ट्रेन पे करना पड़े तो ट्रेन में करना ऐसा नामुमकिन सा हो जाएगा। वजह कि भाई ट्रेन का द्रव्यमान या ट्रेन का जड़त्व ज्यादा है, और उन्होंने ही बताया कि जड़त्व क्या होती है? द्रव्यमान होता है, या जड़त्व की माप को ही द्रव्यमान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? देखो, ये कह रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, एक कह रहे हैं ई के बराबर एफ एस, और एक जगह कह रहे हैं यहाँ पे ई के मतलब गतिज ऊर्जा बराबर एम जी, और एक कह रहे हैं गतिज ऊर्जा बराबर एम जी एच। अब देखो, अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के लिए हमारे पास दो तरह की ऊर्जाएं हैं, और खास तौर से कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इनके मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको वस्तु की गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अर्थात तो वस्तु की गति की वजह से निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की स्थिति की वजह से, उसके रुके होने की वजह से, उसकी विशिष्ट पोजीशन की वजह से जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसको काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर से, और यदि हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो उसको पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं एम जी एच। अब यहां पे अगर हम उदाहरण लें तो जैसे बांध की पानी में, बांध में पानी भरा हुआ है, उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है, सॉरी स्थितिज ऊर्जा है। दबी हुई
स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है, तो यहां भी कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा है। अब गतिज ऊर्जा की बात करें तो उसको दूसरे तरीके से निरूपित कर सकते हैं, हम इसको संवेग के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये m इंटू जी, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो भार कहलाता है। ये तो भार का फॉर्मूला है, इसलिए ये ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं होगा, ये तो बल का फॉर्मूला हो गया। यहां पे अगर हम बात करें तो ये घर्षण की बात हो रही है या स्टैटिक की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये भी फॉर्मूला नहीं है। ये किसकी बात हो गई, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ घर्षण की बात हो गई। तो घर्षण है, घर्षण अपने आप में क्या है, बल होता है, इसका मतलब ये भी ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं है। ये mgh किसका फॉर्मूला है, तो ये mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। और हाफ mv² ये होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा हाफ mv²। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारे लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं। वैसे तो हमने देखा कि भाई मोल अपने आप में क्या होता है, तो मोल एक क्या है, मूल राशि है, मूल राशि है, मूल राशि है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं कणों की गिनती या पदार्थ की मात्रा हेतु प्रयोग। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, पदार्थ की मात्रा के लिए। अब अगर हम बात करें तो एक मोल में कितना होता है, तो एक मोल का मतलब होता है 6.023 गुणा 10⁻23 कण। अब कण में अणु भी हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, लोगों की संख्या हो सकती है। असल में मोल एक गिनती है, जैसे 1000 होता है, 2000 होता है, 4000 होता है, ऐसे ही मोल एक गिनती है। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, 6.023 या 2 गुणा 10⁻23। अब इसमें जो भी निकटवर्ती होगा इसके, उसको हम चूज कर लेंगे। इसको एक और तरीके से देखा जाए, ये तो ऐसे करके हो गया। और ये क्या होता है, वस्तु का ग्राम अणुभार, इसको भी मोल कहा जाता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के जो अणु बनेगा उसमें कितने बनेंगे, तो 32 ग्राम बनेगा उसका अणुभार। तो 32 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के अणु होंगे, तो 6.023 गुणा 10⁻23 होंगे। हाइड्रोजन का 2 ग्राम उसका अणुभार बनेगा, अणु का भार कितना होता है 2, इसलिए उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो ग्राम अणुभार हो जाएगा। तो 2 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने होंगे। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का हो गया कितना 12, ऑक्सीजन का हो गया 32, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया 44। तो 44 ग्राम में कितने कण होंगे, कितने अणु होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसके अलावा इसको 22.4 लीटर भी कह सकते हैं। अगर कोई गैस है उसका आपने 1 मोल ले लिया तो वो हमेशा क्या होगी, 22.4 लीटर रहेगी सामान्य ताप और दाब की स्थितियों में। हमको सिर्फ उसने ये न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है, उसका मान पूछा है, तो ये मान कितना होता है देखेंगे। यहाँ पे 19 है तो ये खत्म, 18 है ये भी खत्म, ये 22 है ये भी खत्म, क्योंकि एक अंक तो हमने भी आगे छोड़ रखा है ना यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 6 निकटतम मान ये है 6.022 गुणा 10⁻23, ये वाला मान हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है। हमने अभी बात करी थी कि बांध की ऊर्जा में या स्प्रिंग में जो एनर्जी निहित होती है, या इस पेन को अगर मैं ऊपर उठाते ले जाऊं तो ऐसी कंडीशन में किसी चीज को ऊपर उठाने में उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो उनमें स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें है, तो ये बांध में है, स्प्रिंग में है। गतिज ऊर्जा किसमें है, चलती गाड़ी, फुटबॉल, गति करती हुई फुटबॉल में है। ठीक है, सौर ऊर्जा किसमें है, तो प्रकाश में क्या है, सौर ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा किसमें है, भाई भोजन में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा।
भोजन है, बैटरी है, इनमें क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। विभवांतर मापा जाता है। विभव के मापने की बात हो रही है, तो यहां पे सबसे इन सबको देख लेते हैं। अमीटर के द्वारा क्या नापी जाती है? तो विद्युत धारा को मापा जाता है, आई, या धारा का मापन, धारा मापन। लेकिन ये धारा मापन क्या होगा? ये बड़ी मात्रा में या बड़े स्तर पर। अगर आपको बड़े स्तर पर मापना है तो आप अमीटर का इस्तेमाल करेंगे। वोल्टामीटर की बात करें, वोल्टामीटर की बात करें तो इससे आवेश मापा जाता है, आवेश मापन। ठीक है। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो इससे भी क्या होता है? विद्युत धारा का मापन किया जाता है, लेकिन दिशा के साथ इसको मापते हैं। और इसमें क्या रहता है? अत्यंत अत्यंत छोटा मान। अगर मैं आपसे कहूं कि ये माइक्रो लेवल का ये मेजर करता है, तो बिल्कुल 10⁻⁻⁶ लेवल की धारा को ये माप सकता है। छोटा सा भी अगर इलेक्ट्रॉन भी इधर से उधर होगा, उसको भी ये क्या कर देगा? माप करके दिखाएगा। और विद डायरेक्शन ऐसा करके होता है, बीच में 0 होता है इसमें, और इधर 1 2 3 ऐसे करके, और इधर 1 2 3 ऐसे करके बढ़ता जाता है। अगर मान लीजिए सुई इधर चली जाएगी, तो इसका मतलब धारा क्या कर रही है? इधर प्रवाहित हो रही है। और जैसे जैसे सुई नीचे आएगी, मान भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर मान लीजिए सुई इधर चली गई, यहां चली गई, तो धारा का ऐसे करके प्रवाह हो रहा है। तो ये डायरेक्शन भी बताता है। हमने एक वायर में इसको सेट कर दिया, तो ये डायरेक्शन भी बताएगा। अब बचा हमारे पास वोल्टमीटर। ये क्या बनाता है? तो ये विभव का मापन करता है, विभव मापन या विभवांतर मापन ये करता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? हमने एक अभी थोड़ी देर पहले ही एक नियम पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। उस नियम में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ऊर्जा को न तो आप खत्म कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो बदलने के हमसे उदाहरण पूछ रहा है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए कह रहा है। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। और हमसे पूछ रहा है इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए जिस यंत्र की जरूरत पड़ती है, वो आपके घर में भी है। भाई पंखा चलाते हैं तो उसमें क्या हुआ? आपने विद्युत प्रोवाइड करी मोटर को, और मोटर ने उसको क्या कर दिया? घुमा दिया, और उसकी वजह से हवा में गति आ गई। गतिज ऊर्जा के दो प्रकार, अभी सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार पड़े थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा ही है। तो विद्युत ऊर्जा को मोटर द्वारा हम क्या कर सकते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, वैद्युत मोटर द्वारा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे बदलते हैं, प्रश्न ऐसे भी तो बन सकता है, उल्टा भी तो पूछ सकता है। तो वैसे केस में आपको याद रखना होगा, इसको हम कहते हैं डायनामो अल्टीमीटर, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? जनरेटर भी कह देते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि भाई विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो आप देखेंगे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलने का काम लाउड स्पीकर करता है, लाउड स्पीकर करता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ध्वनि को विद्युत में कौन बदलता है, तो इसके लिए हम माइक्रोफोन या माइक का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से चीजें हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि भाई विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश में कौन बदलता है? तो विद्युत को प्रकाश में बदलने के लिए, विद्युत को प्रकाश में बदलने के लिए एलईडी या फिर बल्ब की आवश्यकता होती है। और यदि मैं आपसे कहूं कि भाई प्रकाश को विद्युत में बदलना है, तो इसके लिए सौर सेल की आवश्यकता होती है। याद रहेगा। विद्युत ऊर्जा को अगर ऊष्मा में बदलना हो, तो इसके लिए हमको क्या? ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना हो तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो हमको हीटर की आवश्यकता पड़ती है। और अगर ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो तो हमको सीबेक सीबेक प्रभाव की आवश्यकता होती है। ठीक है। इस तरीके से हमको ये याद रखने, इनमें से अगली बार बदल करके भी पूछ सकता है। डायनामो का हमने पढ़ लिया, डायनामो क्या करता है? तो डायनामो यांत्रिक को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये सही है उसके लिए। ठीक है।
और आगे अगर हम बात करें, यहां पे अगर आप देखेंगे तो रेक्टिफायर का मतलब क्या है, तो रेक्टिफायर का काम है एसी धारा को, या जो अल्टरनेट करंट है, या हम इसको कह सकते हैं परिवर्ती धारा, बदलने वाली धारा को ये क्या करता है, डीसी धारा में बदलने का काम करता है। फ्यूज का काम क्या है, वैद्युत फ्यूज का काम है लोड ज्यादा होने पर, लोड ज्यादा होने पर कनेक्शन कट करना, ये इसका काम है। तो ये किस सिद्धांत पे, किस पे काम करता है, तो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये इस सिद्धांत पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से अगर मान लीजिए पलट के भी पूछेगा तब भी आप बड़े आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि भाई एक प्रकाश वर्ष होता है। सबसे पहली बात तो कंफ्यूजन ये आता है कि इसमें वर्ष शब्द जैसे ही आता है, यहां तो खैर उसने न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आप देखेंगे रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, और सबसे पहला ऑप्शन ही वो दूरी दे देता है और समय दे देता है। सॉरी, पहला ही ऑप्शन क्या देगा, समय दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब जैसे ही हम प्रकाश वर्ष पढ़ेंगे, वर्ष पढ़ा, अरे वर्ष तो समय का मात्रक है, और सबसे पहला ऑप्शन ही उसने क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। देखते ही हम टाइम लगा देते हैं, असल में ये टाइम का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें, एक प्रकाश वर्ष की, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली दूरी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब भाई एक वर्ष हो गया, एक वर्ष हो गया, उसमें कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती है, एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो इतना तो हो गया समय, ये हो गया क्या, ये तो हो गया टोटल समय। अब क्या होता है, समय और फिर हम क्या करते हैं, चाल का गुणा करते हैं, तब जाके क्या आती है, ये दूरी निकल करके आती है, दूरी का मात्रक है ये। तो चाल, अब चाल किसकी, प्रकाश की। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और ये किसमें था, ये था आपका सेकंड में। भाई टाइम आपने सेकंड में लिया, ये आपने मीटर पर सेकंड ले लिया। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है पूरा गुणा भाग करने के बाद 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, क्योंकि आपने ये मीटर पर सेकंड में लिया है आंसर, इसलिए मीटर में आएगा। अब यहां पे देखेंगे कि उन्होंने आंसर जो दे रखे हैं, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, वो किलोमीटर्स में दे रखे हैं, ठीक है। अब किलोमीटर्स में दे रखे हैं और नॉर्मली हमने इसको मीटर में याद किया हुआ होता है, तो अब देखते ही लगेगा कि यहाँ पे 10 की पावर 15 किलोमीटर आ रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ये हमको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया है कि जैसे ही हम यहाँ पे देखें तुरंत आंसर लगा दें। देखो 9.46 इंटू 11 है यहाँ पे, ठीक है। तो 11 तो वैसे भी नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, इस मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 या 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। अब इसमें से क्या कर देंगे हम, 9.46 इंटू 10 की पावर, अब 3 हटा देंगे इसमें से, तो बचेगा कितना, 12। तो अगर हमने यहां से 3 कम कर दिया है, इसका मतलब हमने अब मीटर को किस में बदल दिया है, किलोमीटर में बदल दिया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पारसेक क्या होता है, तो ऐसे प्रकाश वर्ष भी मात्रक है, ऐसे ही पारसेक भी मात्रक है। पारसेक भी क्या है, दूरी का मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। क्योंकि एक पारसेक 3.26 कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही एक मात्रक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या खगोलीय लंबाई उसको कहा जाता है। वो 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है। हमने 15 करोड़ क्यों माना है, क्योंकि पृथ्वी से लेके सूर्य के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। रॉकेट प्रणोदन मतलब कि रॉकेट जो ऊपर उड़ता है उसके लिए कौन सा सिद्धांत लगता है, कौन सा नियम लगता है। न्यूटन की गति का पहला नियम, ये भी देखो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है, ये कहता है बल की परिभाषा, बल की परिभाषा देता है ये।
बल की परिभाषा, अर्थात यदि आप बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु जैसी अवस्था में होगी वैसी अवस्था में बनी रहेगी। यदि आपने बल लगाया तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात रुकी हुई वस्तु चल सकती है और चलती हुई वस्तु रुक सकती है। तो ये बल की परिभाषा मिलती है हमको पहले नियम से। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है बल का निगमन या बल का फॉर्मूला हमको यहां से मिलता है F बराबर ma। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया आपस में बराबर होती हैं, अलग अलग वस्तु पर लगी होती हैं। अर्थात यदि हम किसी चीज को धक्का मारेंगे तो वो चीज भी हमें धक्का लगाएगी। इसी को न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रॉकेट है, रॉकेट से गैसें निकलेंगी पीछे की तरफ, ये हो गई क्या? क्रिया। और रॉकेट पर एक आगे की तरफ, अब क्योंकि गैस हो गई कौन सी, जो गैसें निकली हैं, गैसों पर क्रिया हो रही है, पीछे की तरफ निकल रही हैं, तो रॉकेट पर क्या होगा? रॉकेट पर होगी प्रतिक्रिया, और उस वजह से रॉकेट क्या हो जाएगा? आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। गैस लगातार पीछे की तरफ निकलेंगी, रॉकेट लगातार आगे की तरफ बढ़ेगा। इसलिए न्यूटन का तीसरा नियम हमारा आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं चौथा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये दो पिंडों के बीच में कितना बल लगेगा उसके बारे में बात करता है कि यदि पिंडों का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा, और उनके बीच की दूरी अगर ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा। अर्थात द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है? वैक्यूम क्लीनर का मतलब होता है हर चीज को ये क्या कर लेता हो? आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर लेना। कुल मिलाकर के कौन सा कर पाएगा भाई? अभी हमने पढ़ा था कि न्यूटन का एक नियम है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है, और यह नियम कहता है कि यदि पिंड का भार ज्यादा होगा या जो पिंड है उनके गुणनफल अगर ज्यादा होगा तो इनकी वजह से जो बल लगेगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये बल क्या होता है? द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। बृहस्पति का द्रव्यमान, आप ये जो चारों उदाहरण देख रहे हैं इनमें बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। तो जैसे ही कोई छोटा पिंड बृहस्पति के आसपास से गुजरता है, या कोई भी पिंड बृहस्पति के आसपास से गुजरता है, तो बृहस्पति उसको क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है और उसको पृथ्वी तक नहीं आने देता है। इसका मतलब यहां पे वैक्यूम क्लीनर का काम कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का है, इसलिए सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण भी बृहस्पति का ही होगा, इसलिए सबसे ज्यादा पिंडों को बृहस्पति ही अपनी तरफ खींचेगा। और यही पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अप्रत्यक्ष कारण भी माना जाता है कि जो उल्कापिंड आते हैं उनको काफी हद तक ये क्या कर लेता है? बृहस्पति आने नहीं देता पृथ्वी तक, उससे पहले ही ये अपनी तरफ खींच करके खत्म करता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर, इस 76 सेंटीमीटर को क्या कहा जाता है? सामान्य दाब कहा जाता है। सामान्य दाब से कम हो तो पानी उबलेगा। अब देखो दाब के बीच में और जो उबलना है क्वथन, दाब और क्वथन के बीच में क्या संबंध है? तो दाब अगर बढ़ेगा तो क्वथन मतलब उबलना, बॉइलिंग भी क्या होगी? बढ़ेगी। दाब अगर घटेगा तो क्वथन भी क्या होगा? कम होगा। इसको बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हो आप। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इसलिए दाब बढ़ता है तो प्रेशर कुकर में, जैसे प्रेशर कुकर का मामला, प्रेशर कुकर, और दाब अगर कम होता है तो जैसे पहाड़ों पर जाएंगे तो भाई हवा क्या हो जाती है? विरल हो जाती है, कम हवा रहती है, इसकी वजह से दाब उसका कम हो जाता है। तो यहाँ पहाड़ों पर आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रश्न में हमसे कह रहा है कि भाई अगर दाब कम हो जाए तो पानी उबल जाएगा। सामान्य दाब पर क्या है? उबल रहा है कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो रहा है। तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस पे होगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? क्वथन कम हो जाएगा, दाब कम होगा तो क्वथन कम हो जाएगा। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस माइनस पर ये क्या हो जाएगा?
क्वथन हो जाएगा। प्रश्न में हमसे बस इतना ही पूछा है कि 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से ज्यादा, 100 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री से कम कहां पे होगा? पहाड़ों पर। ठीक है, तो बिल्कुल ये कह रहा है दाब कम हो गया, तो हमारा आंसर तो यही निकल के आ गया। 100 डिग्री से ज्यादा कहां पे होगा? तो प्रेशर कुकर में। ये कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब ये तो उसने वही कह दिया, कब? सामान्य दाब पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर दाब शून्य हो तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाएगा। उदाहरण के लिए चंद्रमा पर। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर पूछेगा तो आप उसको भी बता पाएंगे। अब फिर आगे बढ़ते हैं। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कह रहे हैं परमाणुीय टक्कर, प्लाज्मा निर्माण, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। प्लाज्मा निर्माण से ऊर्जा का उत्पत्ति नहीं होता है, ऊर्जा उत्पत्ति की वजह से प्लाज्मा का निर्माण होता है। दोनों उल्टी बातें हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। परमाणुीय टक्कर से गर्मी पैदा होती है। माइक्रोवेव ओवन देखते हैं ना, ये गर्मी पैदा करता है, ये तारों में ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। अब विखंडन और संलयन में देखते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है विखंडन, और एक होता है संलयन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, और संलयन का मतलब होता है जुड़ना, चिपकना। विखंडन में क्या होता है? जैसे कि अगर मान लीजिए यूरेनियम का नाभिक है, तो वो छोटे छोटे 2 या 2 से ज्यादा नाभिकों में टूट जाएगा, और उस टूटने की वजह से क्या होगा? E = mc² हमने पढ़ा था। टूटने की वजह से द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है। द्रव्यमान में जितनी कमी होगी उसके बदले ऊर्जा बन जाती है, अर्थात इसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसके लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम जैसे ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संलयन की बात करें तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसमें विखंडन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा हमको मिलती है। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा? हाइड्रोजन, यहां पे हमारे पास क्या रहेगा? ईंधन के रूप में रहेगा। जब हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके हीलियम या अन्य भारी नाभिक बनाते हैं, तो वैसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम कृत्रिम सूर्य, आपने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा होगा कि चाइना ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, और इसके लिए हम टोकामाक तकनीक का प्रयोग करते हैं। और यदि अगर हम यहां पे बात करें वर्ल्ड लेवल पे, इसके लिए क्या चल रहा है कृत्रिम सूर्य के लिए? तो ITER प्रोजेक्ट चल रहा है एक फ्रांस में, और भारत भी उसमें शामिल है। अब अगर हम बात करें यहां पे, तो जितने भी तारे हैं, तारों में ऊर्जा का स्रोत यही होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब, उसमें भी क्या होता है? ये संलयन ही एक कारण होता है। तो क्या विखंडन का हम कहीं पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं? तो बिल्कुल। आपने परमाणु बम का नाम सुना होगा, उसमें विखंडन का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने नाभिकीय भट्टी का नाम सुना होगा, जैसे नरोरा में है। ठीक है, ऐसे 7 जगह पे भट्टियां काम कर रही हैं, और टोटल उन 7 जगहों पे टोटल 25 रिएक्टर काम कर रहे हैं। नाभिकीय भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर इनको कहा जाता है। इन रिएक्टरों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, अर्थात पहले विखंडन की वजह से गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, उस हीट से पानी को गर्म करके भाप बनाते हैं। भाप को फिर क्या करते हैं? एक टरबाइन पर, एक चक्की पर गिराते हैं, और उसकी वजह से पंखा घूमता है। उस पंखे के साथ एक कनेक्ट रहता है जनरेटर, और जनरेटर बिजली बनाता है। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो विखंडन के द्वारा या नाभिकीय भट्टी में विखंडन प्रक्रिया का प्रयोग करके हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। लेकिन अभी तक संलयन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से इसका अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रश्न देखेंगे कि भारत में, ये अभी जो हमने पिछला प्रश्न लिया था ना, ये इसी से रिलेटेड है। तो कह रहे हैं यहाँ पे, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, तो ये सीधा डेट है, अब इसमें क्या ही बात करें, तो 1948 में की गई थी। और भारतीय जो परमाणु कार्यक्रम है, परमाणु कार्यक्रम के जनक किसके? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आपने बार्क का नाम सुना होगा, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसकी अगर हम बात करें तो ये इन्हीं के सम्मान में किया गया, और असल में उसकी नींव भी इन्होंने ही रखी थी। इनके प्रयास की वजह से ही भारत आज इस स्तर पर है कि हम परमाणु ऊर्जा के आधार पर विद्युत का भी उत्पादन कर पा रहे हैं, और भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने सुझाव दिया कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम होना चाहिए वो 3 चरण वाला होना चाहिए। परमाणु कार्यक्रम के क्या होंगे? 3 चरण होंगे। 3 चरण होंगे। पहले चरण में इन्होंने कहा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहले चरण में इन्होंने कहा कि यूरेनियम का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि ये सबसे सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे प्लूटोनियम का इस्तेमाल करना है, प्लूटोनियम का इस्तेमाल करना है, और इसके लिए जो रिएक्टर होगा वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं? एटॉम बम भी बना सकते हैं। तीसरे चरण में इन्होंने कहा कि भारत में एक धातु है जो बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, और इस तीसरे चरण में हमको थोरियम का प्रयोग करना है। अभी मजबूरी क्या है कि हम यूरेनियम की बात करें। भाई यूरेनियम को ही हम थोड़ा सा जब और संसाधित कर देते हैं, इसके नाभिक में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। प्लूटोनियम का ही इस्तेमाल नॉर्मली बम बनाने के लिए भी किया जाता है। अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि यूरेनियम हमको मिलता है, जैसे अभी हम बिहार का ही उदाहरण ले लें, तो बिहार में एक रिपोर्ट आई थी कि जितनी भी दुग्ध पिलाने वाली माताएं हैं, उनके दुग्ध में यूरेनियम की मात्रा एक लिमिट से ज्यादा पाई गई है। मात्रा इतनी ज्यादा पाई गई है कि वो बच्चों के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रही है। तो ये यूरेनियम आखिर महिलाओं के दुग्ध में आया कैसे? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ का जो पानी है उसमें ऑलरेडी यूरेनियम घुला हुआ है, यूरेनियम उपस्थित है, मतलब वो रेडिएटिव वाटर है। अब यहाँ पे बात करें तो हालांकि ये नुकसान का है। अगर हम बात करें तो हमें सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है झारखंड में, लेकिन जो यूरेनियम मिलता है वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी का नहीं है, अच्छा नहीं है। उसको प्यूरिफाई करने में, एनरिच करने में, यूरेनियम की मात्रा बढ़ाने में 235, 238 और 233, ये इस तरीके से इसके समस्थानिक होते हैं। तो 235 वाला हमारे लिए सबसे ज्यादा सही है। इसको 238 हमारे पास उपस्थित है, लेकिन उसको एनरिच करेंगे, उसको और अच्छा बनाएंगे, तो उसमें हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, और मात्रा भी अगर देखें टोटल ऑल ओवर यूरेनियम की उपस्थिति हम अपने यहाँ पे देखें, भंडार देखें, तो काफी कम है। तो हमको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, रूस ऐसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर हम किसी देश पर निर्भर रहेंगे और ये तकनीक ऐसी है जिससे बम बनता है, इसका मतलब ये देश हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि आगे चल के दिक्कत होगी, उससे बेहतर है कि हम क्या करें, थोरियम पर शिफ्ट कर जाएं। अब थोरियम की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा भंडार भारत में उपस्थित है। और थोरियम की खासियत क्या है? थोरियम भारत में जमीन के अंदर भी है और जमीन के ऊपर भी पड़ा हुआ है। जैसे हम मोनोजाइट सैंड की बात करते हैं, केरल का जो तट है, मालाबार तट, अगर हम वहां पे देखेंगे, त्रावणकोर का तट है, वहां पे अगर हम देखें तो हमें ये समुद्री बालू में ऊपर ही मिल जाता है, मतलब हमको खुदाई का खर्चा भी नहीं देना है, आसानी से उपलब्ध है, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, और इतना उपलब्ध है कि हम पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। और केवल अगर हम थोरियम के बेस पर ही एनर्जी प्रोड्यूस करें और कोई सोर्स यूज ना करें, तब भी 300 साल तक इस 150 करोड़ की जनसंख्या के लिए लगातार 24 घंटे ऊर्जा उपलब्ध करवाई जा सकती है। इतना तो जमीन के ऊपर ही उपलब्ध है, ये जमीन के अंदर भी बहुत सारा है, उसको फिर बाद में कभी देखा जाएगा, इतना तो ऊपर ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब तो इन्होंने पहले ही सोच लिया था, 1948 के टाइम पे ही सोच लिया था कि हमको इस टाइप से चलना है कि पहले हम यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, फिर प्लूटोनियम का करेंगे, फिर थोरियम का प्रयोग हम करने लग जाएंगे। और अच्छी खुशी की बात यह है कि भारत अपने तीसरे चरण में एंट्री ले चुका है, अर्थात अब धीरे धीरे हम क्या करने लगे हैं, यूरेनियम के साथ थोरियम को मिलाकर के इस्तेमाल करने लगे। अगले 10-12 साल में ये टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, तो भारत पूरी तरह से ऊर्जा के मामले में इंडिपेंडेंट हो सकता है।
अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? अब यहां पे पूछ लिया प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, अगली बार ये भी पूछ सकता है कि प्रकीर्णन अधिकतम किसके लिए होता है, सीरीज बनाने के लिए भी पूछ सकता है। तो देखिए जो प्रकाश है, प्रकाश जो दृश्य प्रकाश है, या थोड़ा सा इसको ऐसे ही चलने देते हैं। प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश तीन प्रकार से बना हुआ है, या तीन प्रकार की किरणें हैं प्रकाश के अंदर। एक जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायोलेट, परा बैंगनी। एक है जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड, इसको हम कहते हैं अवरक्त, गर्मी भी कह सकते हैं आप अवरक्त प्रकाश को। और एक होता है दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की बात करें तो यह बना हुआ है 7 तरह के रंगों से। एक है इसमें आर से रेड है, रेड से कम ऊर्जा वाला प्रकाश क्या कहलाता है, अवरक्त कहलाता है। ओ से ऑरेंज है, येलो है, पीला प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, आसमानी, इंडिगो और वायोलेट बैंगनी। वायोलेट से भी ज्यादा जिसकी ऊर्जा है उसी को हम अल्ट्रा वायोलेट कहते हैं। अब ये हमारे पास प्रकाश का पूरा कंपोजिशन हो गया। अब हम देखेंगे प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकीर्णन में रेले ने एक नियम दिया कि भाई प्रकीर्णन किसका होगा। तो प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने बताया कि अगर हम तरंगदैर्ध्य के मामले में देखें, रेले ने एक नियम दिया, रेले द्वारा क्या कहा गया कि यदि लैम्डा या तरंगदैर्ध्य अगर कम होगी, लैम्डा अगर कम होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा, यदि लैम्डा ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा। अब यहां पे अगर हम बात करें तो रेड लाइट की जो तरंगदैर्ध्य है वो ज्यादा होती है, और अगर हम वायोलेट लाइट की बात करें तो यहां पे ये तरंगदैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। अर्थात अगर हम तरंगदैर्ध्य की बात करें तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये क्या होती है, घटती है। नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है, घटती जाती है ये। ठीक है, इसका मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। इसलिए हमने एक प्रश्न और किया था, अगर आपको याद हो, कि बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, इन तीन रंगों का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। रेड, ऑरेंज, येलो, इनका प्रकीर्णन ना के बराबर या बहुत कम होता है। इसलिए आसमान का रंग हमको नीला दिखाई देता है। तो सबसे न्यूनतम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल रंग का। हमने ये भी उस टाइम पे बात करी थी कि भाई लाल रंग की जो लाइटें होती हैं सिग्नल्स के लिए इसलिए प्रयोग करी जाती हैं ताकि इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए इसको प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, अगर इंडिगो का करेंगे तो ये तो पहले ही फैल जाएगी, सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो देखो, हेलीकॉप्टर से आप लॉन्च कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर रहे हैं आप नाग को, तो हेली नाग, इसको हम क्या कह सकते हैं, हेली नाग, हेलीना। तो उसका नाम क्या है, हेलीना है उस मिसाइल का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है, अभी इसका हमने किया था तो उसमें पूछा था कि यांत्रिक ऊर्जा को बदलने के लिए विद्युत ऊर्जा में किसका प्रयोग करेंगे। अब इसमें कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे। तो भैया विद्युत ऊर्जा, अभी आपने एक लिस्ट बनाई होगी, लिखा होगा, विद्युत ऊर्जा को अगर हमको बदलना है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, तो उसने यंत्र का नाम पूछा था। ठीक है, और यहां पे उसने क्या दे दिया है, यंत्र दे दिया है, ऊर्जा का नाम पूछा है, तो वो यंत्र क्या है, मोटर। और इधर से अगर यांत्रिक ऊर्जा से इधर बदलना है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायनामो या जनरेटर कह देते हैं। याद रहेगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें बदलता है विद्युत मोटर, यांत्रिक ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जब गर्म पानी के सोते या हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार
ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है? समुद्र ऊष्मीय ऊर्जा तो नहीं भाई, समुद्र में थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो सोता कहां से निकलता है? सोते का मतलब होता है जमीन के अंदर से गर्म पानी का, अंदर से गर्म पानी का बाहर आना। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ज्वारी ऊर्जा होती है समुद्र में, क्या होता है कि पानी ऊपर चढ़ के आता है और हमने यहाँ पे बांध बना दिया, तो बांध के इधर पानी भर जाएगा, फिर जब समुद्र नीचे चला जाएगा तो इस बांध में से पानी को गिरा करके हम क्या करेंगे? विद्युत उत्पादन कर लेंगे। तो नहीं। तापीय ऊर्जा का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि भाई कोयले को जलाएं, किसी ईंधन को जलाएंगे तो उससे ताप निकलेगा, ताप से हम बना देंगे पानी की भाप, और भाप को फिर चलाएंगे, भाप से जनरेटर, और जनरेटर से बनेगी बिजली। तो क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बचा भू ऊष्मीय ऊर्जा। बिल्कुल, जमीन के अंदर क्या है? लावा है या मैग्मा है, उसकी गर्मी की वजह से ऊपर का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से वो भाप में बदलने लगता है। तो भाप अपने साथ क्या करती है? पानी को भी ऊपर लेके आती है। अभी अंदर से प्रेशर से निकल के आता है तो ऊपर आके क्या होता है? ये फैलने लग जाता है, और इसमें से भाप अपने आप ही बनती रहती है। अब हम क्या करें कि यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस लगा दें, एक ऐसी चीज लगा दें जिसकी वजह से पानी इसी, ये जो भाप है या पानी है, इस डिवाइस के अंदर कैद हो जाए, फिर एक जगह से इसको प्रेशर से निकालें। तो प्रेशर से निकालेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी या यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी, और उस यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या करें? फिर वैद्युत ऊर्जा में बदलवा दें डायनामो का प्रयोग करके, और यही ऊर्जा क्या कहलाती है? भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे पूगा घाटी में आप इस तरह की ऊर्जा का प्रयोग करते हुए देख भी सकते हैं भारत में। आगे देखते हैं, यहां पे है कि निम्नलिखित में से किसने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करी? तो अलग अलग 4 वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं आपको, अगर इनकी खोजें याद रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपसे वैद्युत चुंबकीय ही पूछे अगली बार। जैसे जूल की हम बात करें तो जूल ने क्या कहा था? जूल ने दिए थे ऊष्मा संबंधी नियम। ऊष्मा संबंधी नियम दिए इन्होंने। नियम क्या दिए? इन्होंने ये कहा कि भाई कार्य को अगर ऊष्मा में बदलना है तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो ये जो जानकारी दी इन्होंने ऊष्मा के संबंध में, इसलिए कार्य का और ऊष्मा का मात्रक क्या मान लिया गया है? जूल को मान लिया गया है। कार्य ऊष्मा संबंध इन्होंने बताया, ठीक है। ओम की बात करें तो इन्होंने विद्युत प्रतिरोध संबंधी नियम दिए हैं। विद्युत प्रतिरोध संबंधी नियम दिए हैं। इन्हीं के सम्मान में विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम रखा गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है कि अगर एक कुंडली है आपके पास, एक इस तरह की कॉइल है, आपके पास एक मैग्नेट है या दूसरी कॉइल है, अगर आप उसमें मूव करवाएंगे, इसको आप आगे पीछे लेकर के जाएंगे, तो इस कॉइल में क्या होगा? करंट बहने लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग जाएगा। ये बिना टच किए ही अपने आप जो बिजली उत्पन्न हो गई है, विद्युत उत्पन्न हो गई है, इसी घटना को प्रेरण कहा जाता है या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसकी खोज फैराडे ने की है। इसकी खोज फैराडे ने की है, इसलिए इंडक्टेंस का जो मात्रक है वो फैराड रखा गया है या फैराडे रखा गया है। अब केपलर की बात करते हैं, तो केपलर ने क्या किया है? ग्रहीय नियमों की खोज करी है। ग्रहीय नियमों की खोज। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि देखो, ग्रह गोल कक्षा में नहीं घूमते, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। जब ग्रह पास आता है, दूसरे नियम में कहा कि जो कक्षीय चालें होती हैं वो समान जो क्षेत्रीय चालें होती हैं वो समान रहती हैं। इसका मतलब जब ग्रह सूर्य के नजदीक आएगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, और सूर्य से जब दूर चला जाएगा तो वेग कम हो जाएगा। तीसरे नियम में इन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर चला जाता है उसको घूमने में ज्यादा समय लगता है। जैसे बुध है, उसको 88 दिन लगते हैं, पृथ्वी है, उसको 365 दिन लग जाते हैं घूमने में। मतलब ग्रह जितना ज्यादा दूर होगा, घूमने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। अब बात करते हैं यहां पे, निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो भाई ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ऐसा प्रकार है, ऊष्मा क्या है? ऐसा प्रकार है जो गर्म या फिर ठंडेपन या ठंडा का कारण है। उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा। इसका जो मात्रक है ये क्या है? ऊर्जा का ही प्रकार है, ऊर्जा का प्रकार। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ऐसा ही मात्रक है इसका जूल। इसमें जूल है, बिल्कुल है ये। हम तो इसको यहां नहीं लगाते, पीछे लगाते हैं, ठीक है। क्या जूल इसका मात्रक है? बिल्कुल है।
अब इसका सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस समझ रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस मात्रक क्या है इसका, ये हो गया एमकेएस मात्रक, मीटर किलोग्राम सेकंड, या इसको एसआई मात्रक भी कहते हैं। इसका ये मात्रक है कैलोरी। एक कैलोरी में कितने 4.2 जूल। कितना 4.2 जूल, 4.2 जूल। एक इसका मात्रक होता है एफपीएस। तीन सिस्टम चलते हैं, फुट पाउंड सेकंड। अगर मात्रक की बात करें तो ये होता है बीटीएस, मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये कितना होता है, तो ये 252 कैलोरी के बराबर होता है। अब यहां तक आ गया समझ में, मतलब कैलोरी भी मात्रक है, बीटीयू भी मात्रक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा मात्रक है या इनके बीच का रिलेशन क्या है, ये भी पूछ सकता है। फोन की अब तीन अगर मात्रक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा, क्योंकि फोन इसका मात्रक नहीं है उष्मा का। तो फोन किसका मात्रक है, तो ये है ध्वनि से संबंधित मात्रक। ये ध्वनि की प्रबलता मापने का मात्रक है। तो ये किसका है, ध्वनि से रिलेटेड है। अब आज के जो हमारे प्रश्न हैं उनको यहीं विराम देंगे। अब ये प्रश्न मैं समझता हूं आपके लिए जो क्लास रही होगी ये काफी उपयोगी साबित होगी। और इसी तरीके से बिहार दरोगा के 2008 से लेकर के 2023 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं सबको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपकी तैयारी में और भी अच्छा अपग्रेड हो सके। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।